नमस्कार, कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम समझ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम आईडीई को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं सी प्लस प्लस में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हमें लिखनी है सी प्लस प्लस में तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। जब भी हमारे प्रोग्राम में हम कुछ वैल्यूज़ को टेम्परेरी स्टोर करवाना चाहते हैं मेमोरी में, तो उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। हमारी मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड होती है और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें मेमोरी अलॉट करता है। टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, वेरिएबल ए, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 13। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करना चाहती हूँ तो उसमें चेंज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हो सकता है। जैसे अभी मैंने वैल्यू इसमें 13 स्टोर करवा रखी है, अगर मैं इसमें चेंज करना चाहती हूँ तो चेंज करके इसकी वैल्यू कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये 234 इसकी वैल्यू कर दी है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर मैंने कांस्टेंट यहाँ पे आई नाम का एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने लिखा है 3.14, तो उसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसमें कोई भी चेंज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हमारे कंप्यूटर में बताता है कि किस तरह की वैल्यूज़ हम मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मेमोरी अलॉट की जाती है। हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में जब भी हम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं एक बार प्रोग्राम में, तो वो हम रन टाइम पे चेंज नहीं करवा सकते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा। इनमें जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और वेरिएबल में कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो वो रन टाइम पे चेंज नहीं होता है। जबकि हमारे पास है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और प्रोग्राम रन करवाने के टाइम पे उसमें कुछ भी चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली उसमें डायनेमिकली डेटा टाइप में भी चेंज आ जाता है। ऐसी लैंग्वेजेस है पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आता है डेटा टाइप कौन कौन से अवेलेबल है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। प्राइमरी डेटा टाइप, जिसे हम फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, ये है हमारे इंटीजर। इंटीजर में जब भी हमें कोई वैल्यू ऐसे स्टोर करवा रही है जिसमें कोई भी दशमलव ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, तो उसके लिए हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। इसके बाद आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट हमें स्टोर करवाना है ए बी सी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर, ये 1 बाइट लेता है। फ्लोट, अगर हमें दशमलव वाले फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं, ये लेता है मेमोरी में 4 बाइट। उसके बाद आता है डबल। डबल जो है वो मेमोरी में 8 बाइट लेता है और इसमें अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं डबल का। बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ आता है, और वॉइड का यूज़ हम आगे फंक्शंस वगैरह में करने वाले हैं। इसके बाद आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप का यूज़ हम करेंगे आगे अपने आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करके डिराइव्ड डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं। एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, ये सारे डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाते हैं। इसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, टाइप डेफ। इन सब का यूज़ हम आने वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं। इसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आइए देखते हैं इनका प्रोग्राम में यूज़ हम कैसे करते हैं। देखते हैं वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप की वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं लिखूँगी इंट। उसके बाद लिखेंगे जो भी वेरिएबल नेम है हमारा, यहाँ पे मैंने फाइल साइज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर इसमें मुझे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए
इक्वल का साइन जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर रहते हैं उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई भी वैल्यू जो हमें असाइन करवानी है वो लिखेंगे। इस तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी कीवर्ड हम यूज़ न करें एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि वो हमें एरर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट स्विच, तो ये हमें एक एरर दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्विच क्या है, एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब भी वेरिएबल नेम लिखे तो अपर केस लोअर केस दोनों में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ्रेंशिएट करती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिखा है अंडरस्कोर फाइल साइज, तो ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन कौन सा है, ये जब भी हम 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं और बीच में अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए और वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये केस। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इंट फाइल साइज, यहाँ पर दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हमने यूज़ किया है, तो ये है पास्कल केस। उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इंट इसके बाद अगर मैंने लिखा है इंट फाइल साइज, तो इसे कहते हैं कैमल केस। अगर मैं लिखती हूँ इंट आई फाइल साइज, तो इसे कहते हैं हंगेरियन नोटेशन। और उसके बाद यहाँ पर कैमल केस है, उसमें फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल रहेगा और सेकंड जो वर्ड है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में आता है। उसके बाद जो हमारा है हंगेरियन नोटेशन, हंगेरियन नोटेशन में जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसका जो टाइप है वो सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई, जो स्पेसिफाई करता है कि इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल है, क्योंकि पहले जब कोडिंग की जाती थी तब स्मार्ट आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी, उस टाइम पे ये नोटेशन ज़्यादा यूज़ किया जाता था हंगेरियन नोटेशन। अब हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप किसी भी नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस का यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे नॉर्मली पास्कल केस और कैमल केस का यूज़ करते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम कॉन्स्ट डबल पाई इक्वल्स टू 10.14। यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट बनाया है पाई, जो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में सहायता करेगा और थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर रखा है तो आगे जाके अगर मैं प्रोग्राम में इसकी वैल्यू में कुछ चेंज लाती हूँ तो ये मुझे एरर देगा। देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो इस तरह से इसमें कांस्टेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू एक बार स्टोर होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे यहीं पर चेंज करना होगा, अदरवाइज मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं ए बी सी। ए में वैल्यू मैंने लिखी है 10, बी पे लिखी है 3। अब यहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी, उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू आएगी, a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आएगी। इस लाइन में हमने कोड लिखा है a डिवाइडेड बाय b क्या आएगा यहाँ पर, और इसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसका आउटपुट देखते कैसे आता है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी जो है वो 13 आएगा, क्योंकि a में 10 है और b में 3 है। वैसे माइनस करने पर 7 हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है। लेकिन जब हम डिवीजन देखते हैं तो वो केवल 3 आता है, फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने दोनों ही डायरेक्ट जो है वेरिएबल के डिक्लेयर कर रखे हैं इंटीजर। और उस ए मॉड्यूलस डिवीजन बी जो है उसका मतलब ये है कि जो पे रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो हमें दिखाएगा। 10 को 3 से भाग देने पर 1 बचता है, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है।
अगर मैं चाहती हूँ कि a डिवाइडेड बाय b, अगर मैं चाहती हूँ a डिवाइडेड बाय b जो है वो पॉइंट्स में हमें दिखाए, तो उसके लिए हमें इसको फ्लोट बनाना होगा या डबल डिक्लेयर करना होगा। मैं यहाँ पर अब इसे डबल बना देती हूँ। डबल बना के जैसे ही हम रन करवाएंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए आउटपुट में चेंज आ जाता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें दिखाने लगे 3.333, 3.333 इसकी वैल्यू आ जाती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं x और y। x की अंदर वैल्यू मैंने असाइन करवाई है 10। अब मैं चाहती हूँ कि y में x + 1 आ जाए, तो मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ, जिससे क्या होगा x की एक वैल्यू इंक्रीमेंट होकर y में आ जाएगी। लेकिन सेम स्टेट को जो स्टेटमेंट है हमारा, उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं y = x++। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 10। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, जिसमें क्या होगा x की वैल्यू जो भी होगी वो पहले y में इनिशियलाइज हो जाएगी, y में इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारी x की वैल्यू जो 10 थी उसमें इंक्रीमेंट आएगा। इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रिंट हो जाए, सी आउट करवाते हैं हम x की वैल्यू, और सी आउट करवाते हैं हम y की वैल्यू को भी। यहाँ पर भी हम एंडल यूज कर लेते हैं ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन का। रन करवाते हैं। देखिए x की वैल्यू 11 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है। अब अगर हम प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो क्या होगा आउटपुट, ये भी हम देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मैंने इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं y = ++x। जैसे ही हमने ++x लिखा तो ये क्या करेगा, x की जो वैल्यू है उसमें पहले इंक्रीमेंट करेगा। मतलब x की वैल्यू 10 है तो वो इंक्रीमेंट होकर क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, और उसे इंक्रीमेंट करने के बाद स्टोर करवाएगा y में। तो अब y की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू भी 11 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। रन करवा के देखते हैं प्रोग्राम को। देखिए दोनों ही जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई है, अब 11 हो गई, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए ही ये ऑपरेटर्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। उसके लिए सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x, जिसमें मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, एडिशन करवा रही हूँ। तो कैसे मैंने लिखा है 2 + 3 × 6। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है और मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ तो इसमें ये क्या करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देगा। बट जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनमें एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में ऑपरेटर्स को ये सॉल्व करता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर पैरेंथेसिस लगाया हुआ है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को प्रेफरेंस आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आएगा, उसके बाद ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, 6 × 3 होगा और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसमें 2 को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ सी आउट x = x सम, यहाँ पे देखिए 20 आउटपुट आ रहा है। ये कैसे कैलकुलेट किया अभी मैंने बताया, 6 × 3 होगा तो वो 18 आ जाएगा, उसको 2 से ऐड करेंगे उस अकॉर्डिंग।
लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो एडिशन करे, तो मैं यहाँ पर अगर पैरेंथेसिस स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले एडिशन करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारा आउटपुट चेंज होके क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए आगे 30। इस तरह से हमारे जो भी ऑपरेटर्स है उनका पहले से एक प्रेफरेंस बता रखा है कि अगर पैरेंथेसिस लगा रखा है तो उसे सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, और उसके बाद ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।